बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम APS स्टाइल में रेफरेंसेस देखेंगे। सबसे पहले बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, यानी बेसिक क्या होगा रेफरेंसेस में, वर्ड्स इंक्लूडेड हैं, यानी रेफरेंसेस में क्या क्या कुछ किन किन चीज़ों की बात की जाएगी, किन चीज़ों को शामिल किया जाएगा। उसके एलिमेंट्स हैं डिटेल में, DOI और URL है, डेटाबेस आर्काइव्स के बारे में होगा, आर्काइवियल डॉक्यूमेंट्स आएंगी और मेटा एनालिसिस की बात की जाएगी। इसके अलावा कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि उसके सैंपल्स वगैरह वेबसाइट पे दिए गए हैं और बताया गया है कि बिब्लियोग्राफिक्स जो है वो ज़रूरी नहीं होती, रेफरेंसेस ज़रूरी होते हैं। बहरहाल बिब्लियोग्राफिक्स भी डाली जा सकती हैं, सादा सी है। इसको देखते हैं अब एक एक करके। सबसे पहले इसके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। इसमें क्या कुछ आता है, इसमें ऑथर आएगा, कौन है उसका, इसमें डेट आएगी, टाइटल आएगा और सोर्स आएगा। बेसिक प्रिंसिपल्स में पंक्चुएशंस गिनी जा रही हैं। पंक्चुएशंस में क्या कुछ आएगा, हर रेफरेंस के एलिमेंट के बाद, यानी जो 4 एलिमेंट्स ऊपर डिस्कस किए हैं उनके बाद एक पीरियड आएगा, यानी फुल स्टॉप आएगा, और पैरेंथेसिस और कॉमा का इस्तेमाल किया जाएगा। वॉल्यूम नंबर और इश्यू नंबर से पहले कॉमा नहीं आएगा। इटैलिसाइज किया जाएगा पंक्चुएशंस को, ये वो वाली आएंगे जो कि हिस्से में है, यानी कि जो 4 सोर्सेज हैं, अगर ऑथर नेम के अंदर जो कॉमाज हैं वो इटैलिसाइज होंगे, लेकिन जो फुल स्टॉप लगेगा ऑथर नेम के ख़त्म होने के बाद वहाँ इटैलिसाइज नहीं किया जाएगा। और जो है वो जो कैपिटलाइजेशन है वो टाइटल्स के लिए फ़र्क होगी, जो टाइटल है वो आगे डिटेल में इस चीज़ को देखेंगे। इसके बाद वर्क इंक्लूडेड, रेफरेंसेस में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। सबसे सीधी साफ बात जो है वो ये है कि वर्क साइटेड और रेफरेंसेस बराबर होने चाहिए, यानी जितनी चीज़ें ऊपर साइटेड इन टेक्स्ट साइटेशंस होंगी उसी हिसाब से नीचे रेफरेंसेस आएंगे। मगर जो एक्सेप्शंस हैं वो क्या है कि पर्सनल कम्युनिकेशन की रेफरेंसेस नहीं होते। पीछे हमने पर्सनल कम्युनिकेशन जहाँ से इन टेक्स्ट साइटेशन की बात की थी, वहाँ ये कहा था कि रेफरेंसेस नहीं आएंगे, यानी ऊपर होगा नीचे नहीं आएगा। जो जर्नल वेबसाइट्स हैं, यानी जो नॉन वेबसाइट्स हैं, उनकी रेफरेंसेस की ज़रूरत नहीं है। एपिग्राफ्स के सोर्स की ज़रूरत नहीं है। कोटेशन फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स उनकी ज़रूरत नहीं है, ये भी पहले बात की थी। और नोट साइटेशन फॉर मेटा एनालिसिस, ये आगे बात करेंगे। तो बाहर ये चीज़ें हैं। अब इसके एलिमेंट्स को डिटेल में देखेंगे। एलिमेंट्स ऑफ रेफरेंसेस। ऑथर से मुराद है पर्सन या पर्सन्स, ग्रुप्स या ग्रुप, जिसने भी वो चीज़, वो जो रिसर्च है जो कोट की जा रही है, जो भी सोर्स है वो जिसने लिखा है वो ऑथर है उसका। इसमें ऑथर से जनरली कहा जाता है, लेकिन इसमें ऑथर, एडिटर, डायरेक्टर, इन्वेस्टर, होस्ट वगैरह ये चीज़ें आ जाती हैं। यानी कि कोई ऐसी किताब है जो कि पहले लिखी गई थी, तो उसका ट्रांसलेटर होगा वो भी एज ऑथर स्टैंड करेगा एज पर फॉर्मेट। या कोई फिल्म है तो उसका डायरेक्टर, या कोई किताब है जिसकी एडिटिंग की गई है तो वो एडिटर, या वगैरह वगैरह, इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं। या कोई पॉडकास्ट है तो उसका जो होस्ट होगा वो आएगा। और अगर ऑथर का फैसला नहीं किया जा सकता तो कहा जाएगा कि इसका कोई ऑथर नहीं है, यानी ऑथर नहीं लिखा जाएगा। आगे उसकी डिटेल है कि हम लोग अगर कुछ जिस ना हो तो क्या किया जाता है, क्या नहीं किया जाता। कॉमास और एम्परसैंड इस्तेमाल किए जाएंगे। और एक जो लिस्ट है उसमें 20 तक आ सकते हैं अगर तो कोमा और एम्परसैंड का इस्तेमाल करना है। अगर 20 से ज़्यादा आएंगे तो फिर एलिप्सिस का इस्तेमाल किया जाएगा। 3 डॉट्स होते हैं कंटिन्यूम वाले, वो उसका इस्तेमाल किया जाएगा ताकि ये कहा जा सके कि 20 से ज़्यादा है। इनिशियल्स पे स्पेस आएगी और जो नाम होंगे वो वैसे इस्तेमाल किए जाएंगे जैसे कि पब्लिश वर्क में, यानी पेपर में या फिल्म में या पॉडकास्ट में या डॉक्यूमेंट्री में जैसे नाम वहाँ लिखा गया वैसे ही लिखा जाएगा, अपनी अकल नहीं लड़ाई जाएगी। और जो है वो कैपिटलाइजेशन बरकरार रखी जाएगी, यानी कि जो जिस तरह से नामों में कैपिटलाइजेशन की गई है वो वैसे ही रखी जाएगी, जो भी जैसे जैसे है। अगर हाइफनेटेड सरनेम्स भी हैं या नहीं भी हैं तो जैसे भी वो बंदा खुद लिखता है वैसे ही आप उसको कैपिटलाइज भी करेंगे और स्पेलिंग भी वही रखेंगे, अपनी अकल नहीं लड़ानी। ग्रुप ऑथर्स अगर हों तो टाइटल पेज, यानी जहाँ से आप ले रहे हैं सोर्स पे, तो वहाँ लिखा हुआ है ग्रुप ऑथर है तो ग्रुप ऑथर का इस्तेमाल करेंगे, स्पेलिंग वही होंगे। बाद में एक पीरियड आएगा और एब्रीविएशन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा क्योंकि ये रेफरेंसेस की बात हो रही है। ऊपर जो है वो इंडेक्स साइटेशन का हिसाब और होता है, ये रेफरेंसेस की बात हो रही है।
जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होगी वो पब्लिशर के तौर पे आएगी, यानी अगर एक बड़ी कॉरपोरेशन है तो उसके अंदर छोटी कॉरपोरेशन ने काम किया है तो जो बड़ी पेरेंट कॉरपोरेशन है वो एज ए पब्लिशर आएगी, और जो कॉरपोरेशन ने काम किया है वो एज ए ऑथर आएगी। उसके बाद डेट है, डेट 7 अल्फाज में जिस वक्त वो छपा था, वो जो ईयर है उसका, लेकिन बहरहाल ईयर के तौर पे भी लिखा जा सकता है, मंथ और डे भी ऐड किए जा सकते हैं उसमें, सीज़न भी ऐड किया जा सकता है, रेंज ऑफ डेट्स भी आ सकती हैं। और अगर डेट का फैसला ना किया जा सके तो ऐसे ट्रीट किया जाएगा कोई डेट एग्जिस्ट नहीं करती। पैरेंथेसिस का इस्तेमाल किया जाएगा डेट के लिए, और वैसे पीरियड्स और कोमास जो पंक्चुएशन का हिसाब किताब है कि पैरेंथेसिस के अंदर ईयर पहले आएगा, फिर कोमा आएगा, फिर आगे बाकी की चीज़ें आएंगी एंड ऑल दैट, तो वो सारा कुछ है। और अगर पब्लिश नहीं हुआ तो उसको इम्प्रेस कहा जाएगा, यानी कि वो भी छप रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। और अगर डेट क्लियर ना हो यानी अप्रोक्सीमेट यूज़ करना है तो उसके लिए लफ्ज़ CA का इस्तेमाल किया जाएगा। और अगर कोई वर्क जैसे कि कोई ऑनलाइन वर्क होता है जो अपडेट होता रहता है तो उसमें जो रिट्रीवल डेट होगी, यानी जिस दिन मैंने उस वेबसाइट से डाटा लिया वो डेट, रिसर्चर ने लिया वो डेट वहाँ लिखी जाएगी। उसके बाद टाइटल है, इसमें जो है वो बुक्स के टाइटल, रिपोर्ट्स के टाइटल वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये इस तरह से दो तकसीमें हो जाती है कि ये कि होल बुक इस्तेमाल हो रही है, दूसरा है कि उसका कोई चैप्टर या उसके अंदर कोई रिपोर्ट या उसकी कोई प्रोडिकल है तो उसके अंदर कोई आर्टिकल, तो वो दोनों तरह से लिखा जा सकता है। उसमें थोड़ा सा फ़र्क है, जब कोई पोर्शन इस्तेमाल हो रहा है, मसलन कि आर्टिकल इस्तेमाल हो रहा है पीरियडिकल से, तो पीरियडिकल जो है वो उसको सोर्स स्टैंड करेगा और जो आर्टिकल का टाइटल है वो टाइटल स्टैंड करेगा। सोर्स की बात अभी हमने करनी है। इसके फॉर्मेट में मेनली ये चीज़ें आ जाएंगी कि सेंटेंस केस और कैपिटल केस में पहले ही बात की कि अगर तो वो पूरी बुक है तो वो कैपिटल केस में जाएगा कि उसे जो है वो कैसे कैसे इस्तेमाल किया जाएगा कि वो इटैलिसाइज होगा और कोटेशन मार्क्स नहीं आएंगे। और अगर वो एक पार्ट है तो सेंटेंस केस होगा, इटैलिसाइज किया जाएगा, इटैलिसाइज नहीं किया जाएगा और कोटेशन मार्क्स भी नहीं आएंगे। तो है एडिट इन्फॉर्मेशन है, रिपोर्ट नंबर है, वॉल्यूम नंबर है, वो पैरेंथेसिस में जाएगा। और अगर उसके साथ कोई टाइटल भी है वॉल्यूम नंबर के साथ, मतलब किसी टाइटल वॉल्यूम का नाम भी होता है तो फिर वो पैरेंथेसिस तक बाहर आएगा। और जो है वो आखिर में वो ऑफ कोर्स पीरियड आएगा और बाकी की पंक्चुएशन वगैरह आएंगी जो कुछ है ऑल दैट, और डिस्क्रिप्शन देनी होगी तो स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद सोर्सेज हैं। सोर्स ये है कि कहाँ से वो डाटा लिया गया है। जैसे मैंने पहले बताया कि वो अगर तो फर्स्ट के लिए कोई आर्टिकल है तो वो पीरियडिकल उसका सोर्स स्टैंड करेगा, ऐसे ही वो सोर्स जो भी। लेकिन अगर वो पूरा हिस्सा है तो फिर ऐसा नहीं होगा, उसमें पब्लिशर और दूसरा डेटाबेस वगैरह, मसलन कोई साइट है या DOI है या URL है, वो इस्तेमाल होगा। लोकेशन की ज़रूरत नहीं है। वैसे बहरहाल URL और DOI इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन आगे वो किस तरह से इस्तेमाल करने हैं वो आगे ज़रा डिस्कस करेंगे। और अगर वो चीज़ रिट्रीवेबल नहीं है तो उसे कहा जाएगा उसका कोई सोर्स नहीं है। इसका फॉर्मेट अगर देखा जाए तो उसका हिसाब किताब ये है कि अगर तो किसी जर्नल आर्टिकल में से चीज़ ली जा रही है तो उसमें पीरियडिकल टाइटल, वॉल्यूम, इशू, पेज नंबर, DOI या URL का इस्तेमाल किया जाएगा। और अगर ऑथर यानी डायरेक्ट पूरी बुक है तो जो भी है पब्लिशर का नेम और DOI URL वगैरह ये इस्तेमाल किए जाएंगे। और अगर कोई एडिटिंग काम है तो फिर इंफॉर्मेशन अबाउट बुक, एडिटर नेम, बुक टाइटल, एडिशन, वॉल्यूम, पेज नंबर, पेज रेंज अगर तो पूरी बुक नहीं एडिट की गई, वो पोर्शन एडिट किया गया है, पब्लिशर, DOI और URL। और उसने कहा है कि अगर तो वेब पेज में डिफरेंट ऑथर्स का आप डाटा ले रहे हैं तो वेबसाइट नेम और URL आएगा, और अगर सेम ऑथर है तो सिर्फ URL आएगा। और उसने कहा है कि जो डेटाबेस या आर्काइव की इंफॉर्मेशन है, मसलन ये कि आपने JSTOR से डाटा लिया है तो वो एज अ डेटाबेस एग्जिस्ट करता है। अगर इसको डिटेल में बात की जाएगी तो वो उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी कि आपने JSTOR से या गूगल स्कॉलर से आपने कोई चीज़ उठाई है तो ये नहीं बताएगा कि फलां जगह से उठाई है। वो उसके लिए DOI लिख दिया जाता है, DOI उन डाटा बेसिस पे, उन वेबसाइट पे पड़ा होता है। उसके बाद मिसिंग इंफॉर्मेशन है, मिसिंग रेफरेंसेस
मिसिंग रेफरेंस इंफॉर्मेशन है इसमें, यानी कि अगर रेफरेंस में कोई चीज़ मिसिंग हो, मतलब पहली चीज़ है ऑथर, अगर ऑथर मिसिंग है तो फिर बाकी हमारे पास जो है वो टाइटल, डाटा और सोर्स, ये 3 चीज़ें बच जाएंगी रेफरेंसेस में। साइटेशन में भी क्या होगा कि ऑथर की जगह टाइटल लिख दिया जाएगा, ये उसको कॉम्पनसेट कर लेगा। आगे भी सिमिलर काम होंगे। क्या है कि अगर डेट अगर मिसिंग हो तो क्या होगा कि डेट की जगह एन डी लिख दिया जाएगा, नो डेट एंड पीरियड डी पीरियड, ये एन डी लिख दिया जाएगा। और क्या उसे कहते हैं, आगे भी ऐसे ही जो है वो एन डी लिख दिया जाएगा साइटेशन में, वगैरह वगैरह वगैरह। उसके बाद टाइटल अगर मिसिंग हो तो टाइटल अगर मिसिंग हो तो रेफरेंसेस में डिस्क्रिप्शन ऐड कर दी जाएगी। बाकी साइटेशन जो है उसमें तो ऑथर ही आना होता है, तो ऑथर तो है, डिस्क्रिप्शन आ जाएगी टाइटल की जगह और उसे स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। अगर ऑथर और डेट मिसिंग हो तो ऑफ कोर्स टाइटल आ जाएगा ऑथर की जगह और डेट की जगह एन डी आ जाएगा। तो ये अब आगे रिपीट हो रहे हैं, 3 जो ऊपर बेसिक बता दिए गए हैं। अब वो जो है वो उन्हें मोर और लेस जो है वो उनकी कॉम्बिनेशन आएंगे। आगे है जी टाइटल एंड ऑथर। अब क्या होगा कि डिस्क्रिप्शन आ जाएगी टाइटल की जगह पे, और क्या उसे कहते हैं, ऑथर भी कोई नहीं है तो ऑथर की जगह वो डिस्क्रिप्शन जो है दोनों को कवर कर रही है टेक्निकली। आगे डेट्स और टाइटल, यानी अगर टाइटल और डेट ना हो तो एनडी उसकी जगह, डेट की जगह और टाइटल की जगह डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। और ऑथर आएगा साइटेशन में तो वैसे ही आ जाएगा। ऊपर जो है वो ऑथर एंड डेट में जहां मसला बना था वहां ऑथर की जगह टाइटल आ जाएगा। नीचे आगे अब ऑथर, टाइटल और डेट अगर तीनों निकल जाएंगे तो ऑफ कोर्स डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। ऑथर तो कोई नहीं आएगा, टाइटल की जगह डिस्क्रिप्शन आ जाएगी और डेट की जगह एन डी आ जाएगा। साथ इसमें कॉम्बिनेशन या जो असूल है वो ये है कि अगर ऑथर ना हो तो उसकी जगह टाइटल आता है, टाइटल ना हो तो उसकी जगह डिस्क्रिप्शन आती है। अगर ऑथर है तो ऑथर तो आ जाएगा, अगर ऑथर नहीं है तो ऑटोमेटिकली टाइटल पे जाएंगे, और टाइटल भी ना हो तो सिर्फ डिस्क्रिप्शन रह जाएगी, और डेट जहाँ नहीं होगी वहाँ एन डी आ जाएगा। अब सोर्स है, और सोर्स जहाँ ना हो उसका सजा सवाल ये है कि उसको कह दिया जाए पर्सनल कम्युनिकेशन और ख़त्म कर दिया जाएगा, और उसका जो है वो रेफरेंस आएगा ही नहीं। साइटेशन में उसे पर्सनल कम्युनिकेशन कहा जाएगा। और उसने आखिर में बात ये कि उसने कहा है कि अनोनिमस आपने सिर्फ इसी सूरत लिखना है कि अगर तो लिखा ही है अनोनिमस, यानी कि अगर तो एक्चुअल सोर्स में लिखा हुआ है कि इसका ऑथर अनोनिमस, आपने तभी अनोनिमस लिखना है। आपने ये नहीं करना कि अगर ऑथर मिसिंग है या मुझे नहीं मिला तो मैं वहाँ अनोनिमस लिख के जान छुड़ा लूँ, तो वहाँ फिर आप क्या नाम है, नो ऑथर रीड करेंगे और उसका तरीका वही है कि ऑथर नहीं आएगा, सिर्फ टाइटल आ जाएगा। डेटाबेस इंफॉर्मेशन इन रेफरेंसेस, डेटाबेस मैंने थोड़ी सी पहले बात की थी। डेटाबेसेस ये होते हैं जहाँ से चीज़ें आती हैं, यानी चीज़ें जहाँ जर्नल पड़े हुए हैं, पीरियोडिकल आर्टिकल्स, ये चीज़ें जहाँ पड़ी हुई हैं, जैसे गूगल स्कॉलर है या जे स्टोर है या और इस किस्म के हैं, वहाँ से ये उन्हें कहा जाता है डेटाबेस। और ये ज़रूरी नहीं है कि वो उनकी इंफॉर्मेशन दी जाए, लेकिन बेहतर तब दी जाए जब वो प्रोप्राइटरी कंटेंट हो, यानी कि वो कंटेंट सवाए उन डेटाबेसेस को कहीं नहीं पड़ा हुआ, सिर्फ वहीं पे ही पड़ा हुआ है। इनका जो है वो यूआरएल इस्तेमाल बेहतर ना किया जाए, डीओआई इस्तेमाल किए जाए। डीओआई क्या होते हैं, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, और जो यूआरएल होते हैं वो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होते हैं। उनकी डिटेल्स ज़रा बाद में है, तो बाहर ये है कि यहाँ जो बात कर रहे हैं उसी पर रहते हैं फिलहाल। जो रेफरेंसेस हैं वो जैसे मैंने बता दिया कि प्रोप्राइटर कंटेंट जो होगा वो लिखा जाएगा और उसमें जो है वो DOI या URL इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन वो वही वाली बात है कि बेहतर है कि वो DOI कोई पे ही वो जोर दे रहा है। जो लिमिटेड सर्कुलेटेड डेटाबेसेस हैं उनकी सूरत में इस्तेमाल किया जाए, और ये जो लिमिटेड सर्कुलेटेड डेटाबेसेस हैं उससे मुराद हैं डिसर्टेशन, थीसिस, मैन्युस्क्रिप्ट्स, पोस्टेड इन प्रिंट, आर्काइव्स, मोनोग्राफ्स और ERIC। ये इनका फॉर्मेट्स वगैरह जो है वो वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। अब वो आगे DOIs और URLs की जो डिस्क्रिप्शन है, उनकी जो डिटेल्स है उस पर बात कर रहा है। UI जो है वो यूनिक अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग है और ये डेटाबेसेस में से ही मिलता है।
और वहाँ से आपने उसको उठाना है और कॉपी पेस्ट करके लगा देना है। यूआरएल जो है वो एड्रेस बार में होता है, वहाँ से कॉपी पेस्ट करना और लगा देना है। ये क्या है, इनकी गाइडलाइंस क्या है कि इनको जो है वो आपने बेहतर यही है कि आप इंक्लूड DOI, जिनके DOI मौजूद हो। वो कह रहा है कि अगर तो ना हो DOI तो URL इस्तेमाल करें। अब जब डेटाबेस का बता दिया जाए तो फिर ऐसे DOI की ज़रूरत नहीं है, फिर URL भी चल सकता है। और जो ISBN और ISSN नंबर हैं ये इस्तेमाल नहीं किए जाते। इसको लिखने का तरीका है कि ये हाइपरलिंक के साथ आएंगे और HTTP या HTTPS शुरू में लगा हुआ होगा, और इन्हें जो है वो छोटा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब जैसे हैं वैसे ही लगा दिया जाए। बेहतर है कि इन्हें अंडरलाइन फॉर्म में ही इस्तेमाल किया जाए, लेकिन अंडरलाइन के बगैर भी किए जा सकते हैं। और जो लिंक है वो यूजेबल कंडीशन में होने चाहिए, और अगर वो काम कर रहे हैं तो वो ठीक है। फॉर्मेट ठीक से इस्तेमाल किया जाए, कॉपी पेस्ट डायरेक्टली किया जाए, और जो है वो पीरियड एंड में ना डाला जाए, क्योंकि वो पीरियड डालने से वो ख़राब हो सकता है। और अगर छोटे करने हों तो ये जो टूल है जो इनका अपना है DOI इंटरनेशनल फाउंडेशन का, तो वहाँ से ही आप उसको छोटे कर लें और वो फिर लगा लें, वहाँ ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आर्काइवल डॉक्यूमेंट्स से अगर आपने डाटा देना हो तो इससे मुराद होते हैं लेटर्स या अनपब्लिश मैन्यूस्क्रिप्ट्स, लिमिटेड सर्कुलेटेड ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, इन हाउस एंड कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्स वगैरह 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 वगैरह। इनका तरीका क्या होता है कि इन्हें मॉडिफाई किया जाता है एज पर नेचर ऑफ सोर्स। इसकी डिटेल है, मैंने पहले भी नीचे पीछे बात की जब हम डाटा इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे थे, जहाँ लिमिटेड सर्कुलेटेड सोर्सेज की बात हुई थी। ये वही चीज़ है, तो उसके फॉर्मेट्स वगैरह पड़े हुए हैं, वहाँ से देख। लेकिन इसमें कुछ ख़ास चीज़ें भी आ जाती हैं जो कि ज़रूरी हैं। मसलन अगर किसी बंदे के पास है कोई लेटर या कोई डॉक्यूमेंट वगैरह, तो उसका राब्ता हो गया। और कुछ चीज़ें उसने एक अहम बात ये की है कि उसने कहा अगर किसी शख्स के मुख्तलिफ लेटर्स इस्तेमाल हो रहे हैं तो जो एक ही उसकी क्या दिया जाएगा कि उसकी कलेक्शन का इस्तेमाल किया जा रहा है, और स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया जाएगा डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करने के लिए, डिस्क्रिप्शन देने के लिए। जैसे वो टाइटल की जगह जो डिस्क्रिप्शन लिखी जाती है वहाँ पर भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इनके भी ऑलमोस्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन नहीं होती है। और वही वाली बात जो उसने डेट के बारे में पहले की कि अगर डेट का पता ना हो, क्लियर ना हो, तो CA अप्रोक्सीमेट जो डेट है वो इस्तेमाल किया जाए। और जो है वो इटैलिक किया जाएगा डॉक्यूमेंट्स को, और एलिमेंट्स को सेपरेट किया जाएगा। डॉक्यूमेंट जो है वो अगर लाइब्रेरी में हो तो फिर उन्हें पब्लिश मटीरियल ट्रीट किया जाएगा, ना कि आर्काइवल। प्राइवेट लेटर्स जो हैं वो पर्सनल कम्युनिकेशन के तौर पे लिखे जाएंगे, यानी कि जो आपके पास आए हैं। और रेफरेंसेस, मेटा एनालिसिस आखिरी टॉपिक है, आखिरी हेडिंग है। इसमें बात करें कि रेफरेंसेस जो कि मेटा एनालिसिस के तौर पे दिए जाएंगे वो अल्फ़ाबेटिक होंगे, और वो उनको बताने के लिए शुरू में एस्टेरिक लगाया जाएगा। और उससे पहले एक लाइन ऐड की जाएगी, इसमें कहा जाएगा कि ये जो है वो इसके मेटा एनालिसिस के रेफरेंसेस हैं। इन्हें साइटेशन में शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। जो मेटा एनालिसिस वाले रेफरेंसेस हैं, मेटा एनालिसिस ये होता है कि रिसर्च हो चुकी है, आप उस रिसर्च के जो रिजल्ट्स वगैरह हैं उनको आप मज़ीद एनालाइज कर रहे हैं, यानी सेकंड डिग्री एनालिसिस हो रहा है। तो ये सारा सा रेफरेंसेस का कुछ हिसाब किताब है। एज़ पर APS स्टाइल ये चौथी वीडियो है। जो पिछली 3 हैं वो भी देखें ताकि इससे सारी चीज़ें क्लियर हो।